आप सभी मित्रों को नमस्कार। कुछ विलंब से उपस्थित हूँ, इसके लिए खेद है। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, इन दिनों हम लोग अपने प्रिय लेखक आदरणीय रमेश चंद्र शाह जी पर एकाग्र कर रहे हैं। जिस तरह से किसी पत्रिका का कोई विशेषांक हमेशा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, मुझे लगता है कि वाचिक परंपरा की इस शैली में ऐसे विशेषांक भी अस्थायी रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और जिस तरह से कोई विशेषांक या कोई पत्रिका हम काफी समय तक, कई कई दिनों तक, पूरे माह तक भी और बाद में भी पढ़ते रहते हैं, वैसा ही कुछ अनुभव हर एकाग्र में महसूस होता है। जैसे किसी शख्सियत पर, जैसे किसी विषय वस्तु पर हम निरंतर कुछ न कुछ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से जारी यह एकाग्र आप लोग भी जिस तरह पसंद कर रहे हैं, कहीं न कहीं उसी अ, परंपरा में इसकी अपनी एक जगह बनती है, जहां हम किसी विषय विशेष के साथ, किसी व्यक्तित्व विशेष के साथ लंबे समय तक बने रहना चाहते हैं और इसके बहाने उस शख्सियत उस शख्सियत के कार्यों को जानना चाहते हैं और उसके पूरे युगबोध को समझना चाहते हैं। उससे जुड़े तमाम संदर्भों, समस्याओं और प्रसंगों को जानना चाहते हैं। उसमें कुछ अधिक गहराई से डूबना चाहते हैं। रमेश चंद्र शाह जी पर चल रहे एकाग्र की यह 27वीं कड़ी है और इसमें हमारे साथ लेखक, फिल्मकार राजुला शाह जी जुड़ी हुई हैं। राजुला शाह रमेश चंद्र शाह जी की, ज्योत्सना मिलन जी की जो पुत्री हैं। आज उनके वक्तव्य में हमें कई रंग देखने को मिलेंगे। एक लेखक, एक कलाकार किस तरह से अपने पिता को याद करता है, या जब अपनी व्यस्तताओं के बीच वह बैठता है कुछ खाली समय लेकर, इस बहाने भी, जनसुलभ के बहाने भी कई बार हम कुछ ऐसे प्रयोजन करते हैं कि हम कई बार कुछ अवकाश प्राप्त करना चाहते हैं किसी विषय पर तैयारी करने के लिए, किसी व्यक्तित्व पर बात करने के लिए। तो राजुला शाह जी अपने पिता रमेश चंद्र शाह जी को किस रूप में देखती हैं, कैसे याद करती हैं, आज हम इसे देखेंगे। उनके वक्तव्य में ऐसी कई चीजें हमें जानने को मिलेंगी। मित्रों, आप लोग जानते ही हैं कि पिता पर बोलना आसान है और मुश्किल भी। क्या चीजें रखें और क्या चीजें छोड़ें, इसका एक संपादन भी निरंतर हमारे मन में चल रहा होता है। हमारा मन स्वयं एक सधा हुआ संपादक होता है। विगत और आसन्न विगत की क्या क्या चीजें हम समाहित करें, हर वक्ता अपनी ओर से इसका ध्यान रखता है। साथ में कोई भी वक्ता
खास तौर से जब अपने किसी बहुत निकट के व्यक्ति पर बोलता है, तो वह इसका भी ध्यान रखता है कि ऐसी क्या बात की जाए जो औरों के लिए भी उपयोगी हो, जिसमें एक निरपेक्षता भी हो। राजुला शाह इसका भी ध्यान रखती हैं। वे एक सहज संवादी वक्ता हैं, ऐसा मुझे लगता है। जितना वे हमसे संवाद करती हैं, उतना अपने आप से भी कर रही होती हैं। उनकी बातचीत के बीच एक चुप्पी भी पसर जाती है। उस चुप्पी का क्या अर्थ है और जिस विषय पर बोलते हुए वह चुप्पी आती है, उसके पीछे के क्या प्रसंग हैं, हम आज इसे भी जानेंगे। और जब घर का सबसे छोटा सदस्य अपने घर से, अपने परिजनों से दूर चला जाता है, तो परदेश में उसे कौन सी चीजें आकर्षित करती हैं, उसे किनकी प्रतीक्षा रहती है, आज हम उस आकुल मन को भी समझेंगे। मैं यहां पर एक दो बातें और कह दूं और उसके बाद हम लोग राजला शाह जी को सुनेंगे। यहां राजुला जी के वक्तव्य में मुझे लगता है कि रमेश चंद्र शाह एक पिता के रूप में एकाकी ढंग से नहीं आते हैं। वे कई कई स्तरों पर आते हैं, कई समुच्चयों में आते हैं। उन समुच्चयों में सर्वाधिक खास, सर्वाधिक महत्वपूर्ण समुच्चय है अपने पिता को मां के साथ रहकर देखना, पिता में मां और मां में पिता को देखना, मां और पिता को उनके तमाम परिजनों के बीच रहकर देखना। यह आज के इस वक्तव्य में हम कुछ गहराई से समझ सकते हैं। किसी की उपस्थिति, खास तौर से अपने पिता की उपस्थिति कैसी होती है किसी घर में संतानों के लिए, आज का यह वक्तव्य हमें यह बतलाएगा। हमें यह भी बतलाएगा कि पिता की उपस्थिति पिता के अधिकार से भिन्न कैसे होती है। अपने बच्चों को स्वतंत्र रूप से देखना और उम्र की हर मोड़ पर उसके कहे पर ध्यान देना, उसकी नाराजगियों को सहना और कई बार अपनी ओर से पहल करके उसकी नाराजगी को दूर करना, ऐसे कई रोचक प्रसंग हम जानेंगे। और अंत में एक बात और कहूं, पिता के तकिया कलाम पर कैसे हंसा जाता है और उस पर हंसते हुए उसी समय कैसे उसके भीतर की छटपटाहट को, उसके सृजनात्मक आवेग को अनुभूत किया जा सकता है, आज हम इसे भी देखेंगे, इसे भी सुनेंगे। तो आइए मित्रों, यह भूमिका कुछ ज्यादा लंबी न हो जाए और यह एकाकी प्रलाप न बन जाए, तो मैं सीधे राजुला शाह जी के पास चलता हूं और मैं भी आप लोगों के साथ उस वक्तव्य को सुनता हूं। जी, स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। बहुत कठिन है मेरे पिता पे बोलना, और बहुत दिनों से मैं सोच रही हूँ, घर पर भी नहीं हूँ अभी, कि कैसे संभव है, कहाँ से शुरू किया जाए। तो या तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि समझ में नहीं आता कौन सी बताने वाली है और कौन सी छोड़ने वाली, या फिर ऐसा लगता है कि बड़ा ही
हर चीज़ जो है वो कहते ही कुछ और हो जा रही है। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास शायद एक चीज़ है जो जिसका एक धरोहर के रूप में मेरे अलावा भी दूसरे लोगों के लिए शायद मूल्य है। और वो हैं इनके लिखे हुए पत्र, जो एक तरह से एक बीते हुए काल का, जीवन का एक रिकॉर्ड भी बन जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें एक तारतम्य में समझ में आती हैं वहाँ देख के, क्योंकि वो अभी भी वैसे ही वहाँ संभली रखी हुई हैं। तो उनको पढ़ते हुए दोबारा मैं उन्हें अपने साथ यहाँ पुनः लेकर आई थी। तो कुछ छांट के मैं लाई थी, क्योंकि सब तो पढ़े नहीं जा सकते। और मेरे घर से ज्योत्सना जी, रमेश जी, शंपा, इनके इतने पत्र हैं कि इनकी पूरी एक किताब बन सकती है। और ये सभी लोग बड़े अच्छे पत्र लेखक हैं। और एक संवाद जो, क्योंकि मैं हमेशा बाहर जाती रही भोपाल से, तो ये संबंध और पत्र ही शायद मुझे लगता है कि मेरा भी माध्यम है, या विधा की तरह भी मैं इसे देखती हूँ, जो मुझे सबसे अधिक आकर्षित करता है। तो मैं कुछ पत्रों के बहाने से ही अपनी बात कहना चाहूँगी यहाँ। बच्चे, जैसा मैंने कहा कि पिता माता परवरिश के बारे में बोलना बहुत कठिन है। मैंने कुछ चीज़ें लिखने की यहाँ कोशिश की हैं पिछले कुछ दिनों में, जिनसे कि शायद ये बातें पत्रों में जो बातें आएंगी उनसे जुड़ सके, कि बच्चे कैसे सीखते हैं और उनकी परवरिश कैसे होती है, उसमें उनके घर परिवेश, माता पिता, शिक्षा आदि की क्या भूमिका होती है। ये बहुत ही कठिन बात है, कठिन मसला है। और हमें कैसे बड़ा किया गया, यह प्रश्न भी मेरे लिए बहुत ही अहम रहा है। बांग्ला में इसका बहुत सुंदर एक्चुअली अभिव्यक्ति है कि वो बोलते हैं कि मानुष करा, मतलब मानुष करना किसी को। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि परवरिश करना या पालना या बड़े करना से अधिक कि उसे मानुष करना, मतलब कि मानुष वो जन्म से होता नहीं है, मानुष उसे करना है। तो ये मुझे अभिव्यक्ति बहुत अच्छी लगती है इसके बारे में। तो ये जो है प्रश्न मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है कि बच्चों कैसे, मतलब वो क्या चीज़ है जो बच्चों को मिलनी चाहिए, किस तरह का, क्या उसका भूमिका है। ये प्रश्न भी हमेशा मेरे साथ रहा है। और ये वैसे तो खोज कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि ये बड़ा ही डेलिकेट मसला है, बहुत ही नाजुक किस्म की चीज़ है। ऐसा कोई उसमें रूल बुक नहीं है कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर वक्त के बदलने के साथ भी चीज़ें बदलती हैं, और उनके साथ आपका रवैया भी और आपकी खोज भी। किंतु ये भी सच है कि ये जो बात है, इनसे ये देखते हुए कि कैसे बड़ा किया जाए इस प्रश्न के साथ रहते हुए, इसमें कुछ सार झलका भी है। और वो एक तरह से पर्याप्त भी है कि उसका सार मुझे ऐसा लगा है कि बच्चे अक्सर जो हैं उन बातों से कम सीखते हैं जो हम उन्हें बताते हैं, और उससे अधिक सीखते हैं जो वो देखते हैं कि आप कैसे हैं, और आप जो आप स्वयं हैं। और इसलिए आपके दैनंदिन में जो आचरण है वो ही उन्हें अधिक प्रभावित करता है। और तो कहा जा सकता है कि वे आपके होने से सीखते हैं, और अगर इसे सीखना कहा जा सकता है। और वो एक तरह से इमिटेट करना या नकल करना से अधिक एक ज़्यादा सच्ची चीज़ की तलाश है कि हाँ आप ये हैं, क्योंकि वो आप जो कह रहे हैं कि सच बोलना चाहिए या झूठ नहीं बोलना चाहिए, वो कैसे समझा जाए, वो तो बहुत एब्स्ट्रैक्ट है। लेकिन हम जैसे आचरण में ये देखते हैं कि यहाँ पे गुंजाइश थी कि ये झूठ बोला जा सके, लेकिन उसका कुछ भी फल हो, हमारे माँ बाप या हमारे एल्डर्स जो हैं वो सच बोलते हैं, और उसका अधिक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि बच्चा तो बहुत ही सरल जगह से उस चीज़ को बहुत ही स्पष्ट और प्रांजल रूप से समझता है, लगभग मेरे लिए उसी जगह से जहाँ से कोई संत समझेगा। क्योंकि मतलब बहुत स्पष्ट है उसकी भी वो, कि जैसे कभी कहते हैं कि तू कहता कागज़ की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी।
तू कहता, सॉरी मैं कहता सुलझावा नारी, तू राखी उलझाई रे। मतलब आप ये है कि अब आप लिख के यार आप उसको बहुत सारी चीज़ों में खो जाते हैं उस बात को कहने में, लेकिन तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए रे। तो ये बहुत ही स्पष्ट सी कबीर के लिए बात है, जो बहुत ही आधारभूत एक किस्म का सत्य है। और इसे मुझे लगता है कि एक बच्चा भी समझ सकता है, बड़ों का मैं नहीं कह सकती। लेकिन ये जो माँ बाप हैं, इसलिए उनका बिना किसी लाग लपेट के वही होना जो वो हैं, यह जो है इसी में जो है उनके परवरिश का मर्म भी शायद छिपा हुआ है, और इसी में वह उजागर भी है, ऐसा मुझे लगता है जब मैं अपने बचपन की तरफ देखती हूँ और जिसे परवरिश कहा जाता है उसकी तरफ भी। तो जीवन और कला, ये दो दो जो चीज़ें हैं, या साहित्य, इसकी जो प्रैक्टिस है, इसका जो रियाज है, जो हर दिन का होना है, इसमें फाक ना होने का आग्रह जो है, ये मुझे लगता है कि मेरे परिवेश का सबसे बड़ा प्राप्य मेरे लिए है, जो कि हर बार आगे भी हर किस्म के संशय के तम में इसने एक कुतुबनुमा का, एक दिशा सूचक का काम किया है और अभी भी करता है। मतलब उसको उस तरह से जहाँ से हम बचपन में वो गांधी जी के साहित्य वाचन में भी कुंजी की तरह पढ़ा करते थे कि हर काम को करने से पहले जो है वो संशय अगर हो तो उसमें अपने से पूछो कि इसे अंतिम व्यक्ति जो है उसका लाभ इससे कैसे जुड़ा हुआ है। लगभग उस तरह का एक टेलिस्मैन जैसे कहा जाता है कि अच्छा ये साहित्य क्यों, कविता क्यों, कला क्यों, या फिर अब मैं जहाँ गई सिनेमा क्यों, ये हर बार थोड़ा थोड़ा बदलते हुए उत्तरों के साथ जो है जीवन और रचना धर्मिता, इससे जुड़े हुए जो सरोकारों का आपसी संवाद है, और इसमें जो बुनी जाती हुई जो करगे पर चादर जैसे कहा जा सकता है, वो रेशा रेशा कैसे बढ़ती है, वो इसी का आधार मुझे दिखाई देता है। एक और जहाँ इस आग्रह ने जीवन को लगातार कुछ और कठिन ही बनाया है, कुछ और जटिल ही बनाया है, चैलेंजिंग उस अर्थ में बनाया है, ये चुनौतीपूर्ण, वहीं उसने इसे अपने वांछित पथ पर सदा प्रवहमान रहने के लिए भी प्रेरित किया। इतना ज़रूरी और आधारभूत ये लगा है हमेशा कि कोई और तरह का चीज़ या कोई और तरह की राह हो सकती है, ऐसा कभी लगा नहीं। और इस तरह करते करते मुझे लगता है कि अब आधी उम्र तो के बाद मैं ये बात को कह रही हूँ, पीछे मुड़ के रिफ्लेक्ट करते हुए, और एक बहुत सरल सी बात है लेकिन बहुत गूढ़ सी बात है जो मुझे लगता है जिसको मैं अभी भी समझ रही हूँ, लेकिन एक पॉइंट पे ये समझ में आनी शुरू हुई, जो ये जैसे कहा जाता है कि करेज टू बी माई सेल्फ, ये जैसा फ्रेज़ है, ये बहुत ही सरल और बहुत ही गूढ़ बात एक साथ है। और इस पर मुझे लगता है कि ये बात बहुत सालों में, बहुत साल लग जाते हैं इसको बात को पूरी तरह से समझ आने में। या तो ये वह बात है जो हम बचपन में सहज ही समझ लेते हैं, और या फिर यह है कि बड़े होकर हमें इसे बहुत मुश्किल से बहुत लंबे समय में समझना पड़ता है कि करेज टू बी माई सेल्फ, और ये माई सेल्फ है क्या। और मुझे तो कम से कम मुझे लगता है कि बहुत समय लगा, और मैं अभी भी इसको समझ रही हूँ कि ये अपने पर भरोसा रखना, ये जो गुहार है, ये अक्सर जो है वो मुझ पर भरोसा रखना, ये वैसे तो अन्य से कही जा रही बात है, लेकिन ये जैसे कि हर बार स्वयं से ही कही जा रही बात है, स्वयं को ही याद दिलाने वाली बात है कि खुद अपने पर भरोसा कैसे रखा जाए। और ये इस तरह से एक मंत्र की शक्ल अख्तियार कर लेती है, जिसे मैं कह रही हूँ, और राह से भटकने ना देने में बहुत अपना योगदान देती है। तो ऐसे जो है इस तरह का कुछ बहुत ही मिला जुला सा एक भाव है, जो हमारे माता पिता और हमारे जीवन के बीच में एक संवाद की तरह हमेशा चलता रहा है, चाहे वो हमारे साथ रहें या ना रहें। और मैं तो क्योंकि बहुत समय बाहर रही, जैसा मैं बता चुकी हूँ पहले, तो और ऐसे पिता की छवि को गढ़ने का जो उपक्रम है वो माँ की छवि के बाद ज्योत्सना जी को दृश्य से बाहर रखकर संभव नहीं होता है, और इनसे मिलकर ही क्योंकि हमारा होना संभव होता है, वह रूपाकार लेता है। और इनके मिलन में ही ये चीज़
फलित होती है, ये हमारे तरह हमारे रूप में प्रकट होती है, और ये कवि कर्म चिंतन सृजन इसकी जो भूमिका इसमें है वह बहुत ही प्रमुख हो जाती है, और ये सहज ही हमारे इस दृश्य का, परिदृश्य का, परिवेश का अविभाज्य अंग बन जाती है। ये मैं कहने की कोशिश यहाँ पे कर रही हूँ। तो लिहाजा ये है कि वे हैं, वे दोनों हैं, हम दोनों हैं, और हमारे आसपास ये जमा बिखरा ये जगत है, और उसके साथ ही ये उलटबासी है, यह उलटबासी ज्ञान है कि इसमें डूब कर ही तिरना है। और जब जब डूब ना सकें, या डूब कर तिरने का अवकाश न हो, या आप में मादा न हो, तब शायद एक प्रार्थना है उस समझ झरोखे के लिए जिस पे बैठकर जग का मुजरा किया जा सके। तो ऐसे एक परिवेश का मिलना जाहिर है बहुत ही विरल एक बात है, जो धीरे धीरे समझ में आती है जब आप आसपास में दूसरे परिवेशों को देखते हैं, उससे टकराते हैं। तो ये तो बहुत पहले समझ में आने लगा था कि आपका एक अलग किस्म का परिवेश है और इसकी क्या मूल्य है, इसकी क्या भूमिका है, किंतु इसके मूल में कोई पद्धति या विचार या कोई गणित ऐसा नहीं है। इसे समझने में बहुत लंबा समय लग गया, और जब भी मैंने, मुझे याद है ज्योत्सना जी से या पापा से पूछा ये, तो देखा कि उनके पास इसका कोई उत्तर नहीं है कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया, क्यों किया, कैसे किया। उन्होंने हमेशा यही कहा कि, और कुछ अचरज से ही कहा कि हमने ऐसा कुछ विशेष नहीं किया, हमने ऐसा कुछ सोचा विचारा नहीं। तो ये तो हमें शायद कालांतर में धीरे धीरे या मुझ पर भी खुला कि उन्होंने वास्तव में अलग से कुछ नहीं किया, ये बात सच है। और इस प्रश्न के मूल में भी जो मैं उनसे पूछा करती थी कि कैसे कैसे बच्चों को आपने बड़ा किया और कैसे किया जाता है, इसके बारे में आपका क्या मंत्र है, क्या गुर है, तो वो कभी बता नहीं पाए, या बताने को कुछ था नहीं, क्योंकि इसके मूल में वही था जो मैंने शुरू में कहा कि उनका होना था। वे जो थे वो हो पाए, और वो सदा वो हो पाए जो वो थे। और यही शायद एक कठिन बात होती है आमतौर पे, और इसको अगर कर सकते हैं तो फिर उसके बाद ऐसा कुछ नहीं रह जाता जिसमें ये सोचना पड़े कि क्या होना है, क्योंकि आप होने को तो सोच नहीं सकते, वो तो होना होता है। और फिर अगर वो होना है तो फिर वो पर्याप्त काम भी है जीवन भर के लिए, क्योंकि इस होने में ही व्यक्ति की समस्त ऊर्जा, उसकी समस्त कला और एक तरह से एक पूरा जीवन खप जाता है। तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये स्वाधीन मन और यह स्वतंत्र व्यक्तित्व, सच का यह आग्रह, और फिर ये रचना धर्मिता, ये जो सहज पाठ इनके सानिध्य में इस घर में हमने पढ़ा इसका पाठ, तो ये जाहिर है कि इसका जो प्रयोग है वो इन्हीं दोनों को अपने घर में ही झेलना भी पड़ा बहुत। लिहाजा ये स्वयं जितने कठिन कठिन परीक्षक हैं अपने या अन्य के या साहित्य सृजन के, उससे कठिनतर आलोचक इन दोनों को अपने घर में ही मिल गए। और कभी कभी तो ये मतलब बोलते भी थे कि, अभी भी बोलते कि तुम लोगों जैसे कठोर आलोचक तो मतलब संसार में मुझे नहीं मिले, और ये नाराज़ भी हो जाते हैं और अपने लेकिन फिर थोड़ी देर बाद अपने कोप भवन से चलकर ये हमारे कोप भवन तक आते हैं, और तब तक मुझे भी ये लग रहा होता है कि मैंने कुछ अति ही कर दी आलोचना में, और मतलब कोई तो लिमिट होनी चाहिए ना, कोई ये भी क्या, मैं भी वही विचार रही होती हूँ, लेकिन ये थोड़ी देर में ये आ जाते हैं और ये पूछते कि भाई चाय तो क्या पियोगे, और वही चाय आपको पीनी हो या ना पीनी हो, लेकिन चाय क्योंकि आपको मालूम है कि ये यूँ भी किसी के लिए नहीं बनाते हैं, तो ये मतलब एक चाय से ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है कि ये पूछ रहे हैं कि चाय तो नहीं पियोगे, और फिर उसके बाद जो है वो सारा कुछ जो है फिर से एक बार, जिसे कहना चाहिए कि बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे शुभाए हो जाता है। तो ये इस तरीके से मालूम नहीं, ये बहुत ही एक कठिन प्रक्रिया है जो चलती रही है हमेशा, और इसने ही हमें बार बार ये दिखलाया भी है कहीं पर कि ठीक है ये कठिन है, लेकिन ये हमारा चुनाव है, और यही उस स्वतंत्रता और उसका उस आग्रह का कहीं से इसका सिला जिसे कहा जाता है वो भी है। तो इस तरह ये इनके संतान होते हुए भी जब मैं इस पर विचार कर रही हूँ कि इसका क्या अर्थ है,
तो मुझे ये समझ में आता है कि ये संबंध जो है वो हमेशा से, जब हम बच्चे थे तब से भी, एक बच्चे के तौर पर भी इन दोनों ने हमारे साथ एक सदा एक स्वतंत्र व्यक्तित्व की तरह आचरण किया, एक टोटल बीइंग की तरह हमें देखा, और इसने हमें अपने आप को इस तरह देखने में बहुत मदद दी है। और मैं जानती हूँ कि ये कितनी कठिन बात है, और इसमें स्वाधीनता की उतनी ही जगह रही है जितनी कि उसकी जवाबदेही। लिहाजा उसकी जो सीमा निर्धारित करने का सवाल है, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि आपको मालूम है ये बहुत पहले से कि जितनी आपकी स्वतंत्रता रहेगी उतनी ही उसकी जवाबदारी भी आपकी है। तो ये सीमा आप फिर तय करें। इन्होंने कभी तय नहीं करी हमारे लिए, और उसका जो भी फल है वो भी हमें ही तैयार रहना है उसके लिए कि वो क्या होगा। ये आपका अपना एक सवाल बन जाता है। और इसने जो दिशा दी है, जो पथ हमें दिखाया चलने के लिए, वो बहुत ही ज़रूरी और वो रहा है जो हम हैं उसे बनाने में। तो इस तरह अधिकतर जो है वो इसका परिणाम यह रहा है कि अधिकतर बहुत सारे अहम निर्णय लेने से पहले जीवन में जो लेने पड़े, हमें इनसे नहीं पूछना पड़ा कि क्या करना ठीक होगा या क्या करना चाहिए। लेकिन जब भी हमने ये करने की कोशिश की, ऐसी स्थिति आई कि हमें ऐसा करना पड़ा, कि हमें इनकी सलाह लेनी पड़ी या पूछना पड़ा या कुछ संशय रहा, तब भी ये मैं कहूँगी कि हमेशा इनकी सलाह या इनकी मशवरे ने चौंकाया ही है। हमेशा ऐसा अपेक्षा से, हालांकि अधिकतर आमतौर पे घर परिवार में साथ रहते हुए एक दूसरे को भीतर बाहर पूरा जान लेने का एक थोथा किस्म का भाव, क्या एक सहूलियत जैसे कहें, वो आ जाता है कि हम तो जानते हैं, हमें पता है आप अगला वाक्य क्या बोलने वाले हैं, और हमें तो ये हो जाता है। और जीवन इसमें एक ऑटोमेटिज्म में बदस्तूर चलता रहता है, और उसकी ज़रूरत भी नहीं रह जाती कि आप हर दिन उस आदमी में, जिसे आप 30 वर्षों से, 20 वर्षों से जानते हैं, 40 वर्षों से, उसमें कुछ नया देखने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। और वो शनै शनै जो है ऐसे ही हो जाता है, जैसे एक मैकेनिकल लिविंग हो कि हम जान चुके हैं सब। लेकिन ये एक, मुझे लगता है कि बहुत ही अहेतुक किस्म की कृपा, मैं ऐसे कहना चाहूँगी कि ये हमारे सारे अप्रत्याशित चुनाव, सवाल और जवाब, इनकी हमेशा हमें उतनी ही अप्रत्याशित प्रतिक्रियाएं और उससे उनकी अपेक्षाएं, इससे हमारा संवाद, हमेशा हम लोग संवादरत रहे। और ये मुझे आज भी बहुत आश्चर्यचकित करता है कि कोई सवाल जो है जिसके बारे में आप सोचेंगे कि ये क्या कहेंगे पापा, वो कुछ और ही कहते हैं। हमेशा वो कुछ चौंका ही देता है आपको कि अच्छा ये इस तरह सोचते हैं इस बात पे। और यहाँ से मुझे लगता है कि वो हमेशा एक, जिस जगह से वो बात अपनी कहते हैं, वो हमेशा कहीं एक कवि के रूप में उस बात से कहते हैं, चाहे वो हमारे जीवन से संबंधित हो, कुछ कठिनाई से संबंधित हो, कुछ निर्णयों को लेने की बात हो जहाँ से ये सवाल सामने आता है। लेकिन वो हमेशा उससे इंडिपेंडेंट होकर और ये नहीं सोचते हुए कि मेरे इस जवाब का क्या परिणाम होगा, या मैं उसे कैसे लूँगी, या इसका क्या, वो सब सोचे बिना उनके लिए वो जवाब क्या है, वो होते तो क्या करते, या वो उस जगह से एक कवि, एक रचनाकार की तरह ये जीवन के इस मसले को भी कैसे देखते, वो हमेशा ये कर पाते हैं। ये मेरे लिए बहुत ही एक प्रेरणास्पद बात है। और हमारे बीच में कोई भी सवाल इतना बड़ा या छोटा कभी नहीं रहा कि उस पर मनन न किया जा सके, ये मैं कहूँगी। और अनेक बार ऐसे सवालों के ऐसे जवाब मिलते रहे जो हमने इनसे अभी पूछे भी नहीं थे, लेकिन इन्होंने वो दिए, तो उससे हमें अपने सवाल भी कई बार समझ में आए, या फिर बाद में जाके, या इन्होंने बहुत पहले कह दिए। तो ये जो विश्वास है कि एक अपने से छोटे बच्चे पर, कि ये आपकी बात और आपकी बहुत कठिन बात को समझ सकते हैं, ये समझ सकते हैं, ये जो विश्वास है, जो कॉन्फिडेंस है, ये लगभग हमेशा से रहा। और इसने शायद, मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है किसी भी बच्चे के लिए कि उस पर आपका विश्वास हो, और वो बच्चे को समझ में आता है। वो आपकी किसी बात के कहने से नहीं, वो आपके आचरण में, और आप जहाँ से उससे वो बातें भी करना चाहते हैं जो कि ऐसा लग सकता है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें शायद उनके अभी अनुभव के दायरे से बाहर हैं, तो उन्हें कैसे समझ में आएंगी, लेकिन उन्हें समझ में आती हैं। पता नहीं बच्चे किस जगह से समझते हैं, मुझे लगता है कि वो अपने जो बीइंग है उसके पोर पोर से समझते हैं।
तो उसमें वो उस तरह नहीं समझते जैसे बड़े समझते हैं, शब्दों को सुन के उसके तार्किक रूप में या उसके उस तरह नहीं समझते। तो वो इसलिए उनका एक बीइंग का डायलॉग जो है एक बीइंग से होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर वो माता पिता एक पूरे बीइंग नहीं है उनके साथ, तो शायद वो चीज़ नहीं पहुंच पाएगी। और अगर वो कुछ सोच रहे हैं कि कैसे होना चाहिए, तो ये जो सरलता है यही बहुत कठिन भी है, लेकिन मुझे लगता है कि यही बहुत ज़रूरी भी है, जिसको मैं इसकी तह में जाके यही पाई हूँ कि ये कैसे संभव हो सकता है। वो इसका एक ही इलाज है या इसका एक ही तरीका है। और ये इस तरह से ये संवाद जो हमारे बीच हमेशा से रहा, ये अनेक स्तरों पर चलने के लिए हमेशा खुला रहा है। इसमें कोई मतलब लाग लपेट उस तरह से नहीं रही। और मुझे ऐसे भी लगता है कि इसमें स्पेसिफिकली ऐसा कि ये किताब तुम पढ़ो या ऐसा बहुत कम कहा गया, कहा है लेकिन बहुत कम कहा गया है उस पर। और हालांकि एक जैसे साहित्य का अध्ययन होना चाहिए। और ये मुझे लगता है कहीं पर ये जो साहित्य के जिस तरह से ये अध्यापक थे रहे हमेशा, तो मुझे लगता है कि वो अध्यापक और वो कवि, ये दोनों का स्वरूप हमें बहुत देखने मिला। और वहाँ से ही शायद हमारे साथ वो इंटरेक्शन अधिक हुआ है। और वो पिता तो वो थे, लेकिन वो उसको कभी एक अपने राइट की तरह उन्होंने नहीं देखा कि ये हाँ मैं पिता हूँ और मैं ये कह रहा हूँ और पिता को क्या कहना चाहिए। लेकिन वो वहाँ से मुझे लगता है कि शायद मैं कभी उनकी स्टूडेंट वैसे नहीं रही उनके कॉलेज में, लेकिन शायद वो उनके टीचर का स्वरूप मैं जानती हूँ कि वो कितने अच्छे टीचर रहे होंगे, इसका मैं पूरी तरह से मुझे आभास है। और स्वयं मैं जब सिनेमा में पढ़ाने गई और पढ़ाती हूँ अभी, तो मुझे ये लगता है कि ये बहुत सारा कुछ वहाँ से उनके बीइंग से मैंने अब्जॉर्ब किया है, बहुत ही जाने अनजाने तरह से, कि एक अध्यापक किस तरह से कलाकार, अध्यापक, लेखक, सिनेमा बनाने वाला, फिल्मकार, ये सब कुछ कवि, ये पूरी बीइंग की अपेक्षा रखते हैं। तो इसमें मतलब पार्ट टाइम जैसा कुछ नहीं है। तो उसमें इसको इस संवाद का चलते रहना जो है वो इसी तरह संभव हुआ कि जैसे मुझे याद है पहली बार हरमन हेसे, तो इनकी लाइब्रेरी भी जो है ये बड़ी ही विचित्र किस्म की इनकी लाइब्रेरी है। मैंने ऐसी कोई लाइब्रेरी देखी नहीं। इसमें पता नहीं मतलब कहाँ की किताबें, मतलब वो समझ में आता है कि किस लेवल की उनकी क्यूरियोसिटी रही है और कितना यानी क्या क्या किताबें इनके यहाँ हैं। ये मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई, मुझे ये लाइब्रेरी का मर्म मुझ पर खुलता गया कि आप जहाँ पे चल रहे हैं और आप कभी कुछ ढूंढ रहे हैं और आप पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, तो आपको वो उससे रिलेटेड कुछ यहाँ मिल जाएगा। वो दर्शन हो सकता है, वो कला हो सकती है, वो आर्ट हो सकता है, वो विचार हो सकता है, वो कविता हो सकती है, वो और अन्य देशों की कई भाषाओं की, और मतलब बहुत ही एक्लेक्टिक किस्म का एक रेंज इनका है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि यूजुअली मैंने ऐसा देखा है कि कहाँ और वो किताबें आपको मिल जाती हैं। और मुझे मेरे साथ ऐसा रहा एक अजीब इंट्यूटिव लेवल पे कि जो मुझे पढ़ने की जब समय आया, एक हर किताब का अपना समय होता है, वो सब आपके पास बुलाती है। और ये शायद ये भी बहुत अच्छे से समझते हैं ये लोग, मुझे नहीं पता ये कैसे समझते हैं, लेकिन ये वो कभी उन्होंने ये तुम ज़रूर पढ़ना, ये पढ़ना, इस तरह से कोई किताब आपके हाथ में नहीं दी। हाँ कुछ इंडिकेट हमेशा किया है, लेकिन वो ज़्यादा उस तरह से किया है कि वो कैसे इसको खुद पढ़ते हैं और वो पढ़ते हुए उनके पास क्या चीज़ें हैं और वो कहाँ से, बहुत ही ऑर्गेनिक लेवल पे। तो मुझे याद है जब हरमन हेसे को जैसे मैंने घर में पता नहीं कैसे एक बार उठा के यूँ ही पढ़ लिया, बहुत पहले स्कूल वगैरह में मैं थी तब, तो मैं उससे चमत्कृत और मैंने फिर ढूंढ के बहुत पढ़े। तो मुझे बहुत उनके उपन्यास, बहुत शुरुआत के उपन्यास भी सारे मिले, क्लास बी डी एम से बहुत पहले वो जो शुरू के हैं मैं वो सारे पढ़ रही थी। और फिर मैंने इनसे कहा बड़े अजीब तरीके से कि ये बताया नहीं कभी कि ये पढ़ो, और तो उन्होंने कहा अच्छा अरे हरमन हेसे हमेशा जो है लगभग इनके पास आज भी यही भाव रहता है कि बड़े आश्चर्य से मुझे देखते हैं और बोलते हैं कि अच्छा तुम्हें हरमन हेसे इतना मतलब बड़ा, मेरे लिए बड़ा सुखद अचरज है कि तुम्हें ऐसे ज़बरदस्त रूप से हरमन हेसे ने प्रभावित किया। अच्छा कौन सी किताब, मुझे फिर पढ़नी पड़ेगी एक बार ये जैसे कि इन्हें याद ही ना हो। और ये हर चीज़ के बारे में मैंने पढ़ी थी बेटा, लेकिन मुझे याद नहीं, मुझे फिर पढ़नी पड़ेगी तुम जहाँ से कह रहे हो उसको समझने के लिए। और फिर ये पढ़ते भी हैं। और फिर मेरी पढ़ी हुई वो पुस्तकें जो मैंने इनसे बात की वो अनायास ही जो है देखी जा सकती हैं, इनकी टेबल और इनके पलंग पर वो पहुंच जाती हैं और वो कई दिनों तक आपको देखी जा सकती हैं कि वो फिर पढ़ते हैं जो आप पढ़ रहे हैं। तो ये जो है ये इस तरह की चीज़ें हैं जिससे आपको इतना मतलब ये इतनी इम्पॉर्टेंट बात लगती है कि ये अब ये फिर पढ़ रहे हैं। तो आपने, क्योंकि आप जिस स्टेट में उस समय हैं, एक आप युवा हैं, आप ना वो समझ रहे हैं उन चीज़ों को, और आप जहाँ से पढ़ रहे हैं, तो यूँ कभी वो भाव मैंने नहीं देखा इनमें, जो मुझे बहुत आश्चर्य लगता है। क्योंकि मैं भी ऐसा बहुत कम कर पाती हूँ कि दूसरे अपने से छोटे स्टूडेंट्स के साथ या दूसरे बच्चों के साथ कि हाँ
हाँ, अच्छा मतलब ना कि इतना कि मैं फिर पढ़ूँगा उसको ना, वो चीज़ बहुत वो उसमें कोई अभिनय नहीं होता है, वो वाक़ई में उनमें वो चीज़ है कि अच्छा अब ये इस दृष्टि से, जैसे निर्मल जी का भी मुझे याद है जब मैंने वे दिन पढ़ के उन्हें लिखा था तो उनका था कि मैंने फिर से वो किताब निकाली और फिर से मैंने डरते डरते तुम्हारे मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से उसे पढ़ने की कोशिश की कि कैसे। तो वो ये इन लोग किस तरह हर एक के पढ़ने से, और वो चाहे उनकी किताब हो या ना हो किसी और की हो, लेकिन साहित्य के प्रति जो ये अनुराग है, ये मैंने मतलब मुझे बहुत ही कठिन लगता है, क्योंकि ये मेरा भी नहीं है। मुझे लगता है कि जिस जिस स्तर पे ये लोग उस प्रेम जो इनका जीवन के प्रति और जो साहित्य के प्रति, कला मात्र के प्रति, अभिव्यक्ति रचना कर्म के प्रति इनका है, वो मतलब बहुत मुझे बहुत अधिक प्रेरणास्पद लगता है, और मैं अपने में भी ये पाती नहीं हूँ जो इनमें इनमें है। और इसके अलावा ये भी नहीं सिर्फ कि हरमन हंस, इसके अलावा जीजी सिरेमिक्स कर रही हैं शंपा, और मम्मी कुछ अपना अनसुया और इला बहन के साथ काम कर रही हैं, या फिर गुजराती के उनके अपने कवि हैं जिससे वो बहुत अभिभूत हैं, वो नरसिंह मेहता, और मतलब है ना वो सब, वो भी ये सब पढ़ेंगे। मतलब ये अभी भी इन्होंने गुजराती भी सीखी थी, वो उसमें वो पढ़ भी सकते हैं, और वो फिर वो किताबें वहाँ भी दिखेंगी, इला बहन की भी वो पढ़ेंगे, और सिरेमिक की भी किताबें पढ़ेंगे, वो पढ़ते हैं, वो सारी किताबें उनके घर में, उनके आसपास उनके टेबल पे देखी जा सकती हैं उस वक्त। और वो तो ये जो चीज़ है, इसी से वो सारा जो तार जुड़े रहते हैं वो बनता है। और इसके लिए जो इनके पास इतना वक्त रहता है, वो कैसे रहता है, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। क्योंकि एक स्तर पे तो ये है कि वो एक फ्रेज़ है हमारे यहाँ जिसको हम लोग काफ़ी अब इनका मतलब एक परिहास पूर्ण ढंग से, प्रयास के रूप में भी हम इसका वो करते हैं कि ये कब से हम सुनते आ रहे हैं, पापा तुम कब से ये बोल रहे हो, आई एम ए ओल्ड मैन इन अ हरी। मतलब वो कितने यंग थे तब से वो ये बोलते आ रहे हैं। और मुझे लगता है शायद ये किस्सा गुलाम जब ये लिख रहे थे उसके पहले का ये फ्रेज़ है, वो किस्सा गुलाम को उन्होंने अंग्रेज़ी में भी पहले लिखा था, और ये ओल्ड मैन इन हरी फ्रेज़ वहाँ से आ रहा है। और ये हमेशा नहीं बेटे नहीं, वो बिल्कुल टाइम नहीं है, मतलब वो ओल्ड मैन इन हरी का एक पोज इन्होंने हमेशा रखा। और वो चीज़ जो है वो है एक लेवल पर इनके पास उस तरह से वो ओल्ड मैन इन हरी होते हुए भी इनके पास सारा वक्त कैसे बचा रहता है, ये बहुत मुझे आश्चर्य है। तो इसमें मुझे याद आ रहा है कि जब हमारा जो भांजा है तुका, वो छोटा था, तो वो उसने भी, ये बहुत छोटा था, वो 4 साल का, उसने भी ये नोट किया होगा अंगूठा पीते हुए कि ये घर में ये जो है सब लोग बहुत समय को लेकर बहुत आक्रांत हैं। मतलब ये कोई चीज़ है जो कि ख़त्म हो जाती है और है नहीं और कम पड़ जाती है। तो मम्मी भी जो है वो हमेशा इस तरह से कि खैर मैं कभी करूँगी, मैं कभी करूँगी, अभी 12 बज गया ये है। तो इस तरह से उसने इस पे रिस्पॉन्ड किया, उसने ये देखा होगा कि ये लोग हमेशा एक समय की बात करते रहते हैं कि ये पूरा नहीं पड़ता है और कम पड़ जाता है। तो एक दिन उसने बड़ी चिंता के साथ हम लोगों से पूछा था कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बाज़ार से ऐसी कोई घड़ी हम ले आएँ जिसमें कि टाइम, वक्त जो है अभी भी बचा हुआ हो। क्या ऐसी घड़ी नहीं ला सकते हम जहाँ जिसमें अभी भी समय बचा हुआ हो? तो इसमें बहुत सारा समय बचा हुआ हो, उसने कहा। तो ये जो ये शायद मुझे लगता है कि इसको इस कथा के प्रवाह में देखा जा सकता है कि जो संतति की कथा है हमारी, जिसमें आगे तुका भी आता है, तो वो जो उसने अपने ओल्ड मैन इन हरी वाले जो नाना हैं उसको उसके नाती ने किस तरह से समझा, वाह! और उसके लिए ऐसी घड़ी खोजनी चाहिए जिसमें बहुत सारा समय अभी भी बचा हुआ हो। और मैं भी उसके साथ जुड़ के जब भी क्या इनके बात! बारे में कुछ सोच रही हूँ अभी, तो मुझे लग रहा है कि मैं भी यही दुआ करना चाहूँगी कि इनके पास उस हर चीज़ हो, उस हर शह को करने का समय रहे जो ये अभी भी करना चाहते हैं और हमेशा से जी, चाहते रहे हैं। और इनको अभी भी लगता है कि समय जो है वो इसको बड़े एक सोम की तरह कई बार संजोते हैं, और हम इनसे बोलते भी हैं कि थोड़ा मतलब क्या तो समय का इतने तुम लगे हो उसको बचाने में। और इसके बावजूद जो है हमें कहीं ये भी पता होता है कि ये जो है ये एक सर्जक मन की बेचैनी है, और ये कैसे आराम पा जाएगी। और ये बेचैनी तो बेचैनी ही तो है, और ये बेचैनी अगर नहीं रही जैसे वो एक सूम की तरह संजोते हैं तो फिर क्या रह जाएगा। और यही तो सृष्टि के रचे जाने का जो भाव है, जो मिथक है, वो ही टूट जाएगा उसके पीछे का, क्योंकि ये इस बेचैनी के बिना कैसे बात बनेगी। तो ये जो मैं कह रही थी कि एवर सिंस आई रिमेंबर, वो उनमें ये छवि भी है जो उनकी अपनी गढ़ी हुई छवि है कि ही इज़ ए ओल्ड मैन इन अ हरी। जब वो इवन व्हेन ही वाज यंग, तो ये जो ओल्ड मैन इन अ हरी हैं, ये हमेशा से इनकी अपनी छवि है, और शायद इसने हमें भी प्रभावित किया है उन्हें वैसा देखने में। लेकिन
फिर हम जब देखते हैं तो इनके पास हर उस चीज़ के लिए समय रहा है जो ये करना चाहते हैं और जो हमारे लिए हमें भी लगता है कि इन्हें करना चाहिए, जिसमें कि एक मुझे, जैसा शब्बा ने कहा, रोज़ एक नई कहानी सुनाने का उनके पास समय रहा, या उसके पहले बहुत नाच गा गा कर सुलाने का, झुलाने का वो समय रहा। फिर बच्चों की कविताएं जो इन्होंने इतनी सारी मेरे बचपन में लिखी हैं, वो लिखने का इनके पास समय रहा। फिर हमारे साथ कुछ बालक राम का होटल होटल खोल के और उसके लिए पर्चियाँ बना के और खाना, मतलब पूरा वो जब वो बालक राम खेलते थे तो वो पूरे उसी में होते थे। फिर उस समय वो कुछ और नहीं होते थे, तो वो खेलने से फिर धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते गए तो उसके साथ फिर हमारे साथ सब्जी लेने हम लोग पैदल जा रहे हैं, फिर रास्ते में कुछ बात हो रही है, फिर स्क्रैबल खेल रहे हैं शाम को, और ये सब उनके लिए, हर चीज़ के लिए उनके पास समय रहा। और उसके बाद वो जो मैंने आपसे शुरू में कहा कि जब भी मैं घर से दूर गई तो वो असंख्य पत्र उन्होंने लिखे हैं, वो तो हमारे पास साक्ष्य है उसका कि वो समय रहा ही उनके पास हमेशा, और किस तरह वो लिखते रहे। तो ये उनके पास हमेशा ये चीज़ रही। ये अलग बात है कि उनकी ये मुद्रा अपने बारे में, ओल्ड मैन इन अ हरी, अब भी बरकरार है, और अब भी वो सुबह से रात तक जो है हर ज़रूरी या गैर ज़रूरी काम को उनके शब्दों में अगर कहीं निपटाने की मुद्रा में ये रहते हैं, और जिससे कि वो जो काम करने वाला है उसके लिए समय रहे। और शायद मुझे लगता है कि यही वजह है कि इनके पास समय रहता है हर उस चीज़ के लिए, क्योंकि ये एक दिन में, एक 24 घंटे में जितनी स्पेस होती है उससे कहीं अधिक स्पेस उसमें कई चोर जेबें ये तलाश लेते हैं। और ये मैं हमेशा से इसमें बड़ी क्यूरियस रही हूँ कि ये कैसे इतना समय ढूंढ लेते हैं, और कैसे इनके पास ये समय आज भी है कि वो ये चोर जेबें हैं जो एक दिन में वो ये, मुझे भी लगता है कि हाँ मुझे भी ये चोर जेबें ढूंढनी है एक दिन में, जिसमें कि वो जो 24 घंटा ना रहे, उससे कहीं अधिक एक्सपैंड हो जाए। क्योंकि इनके पास आज भी हर घर में आने वाली हमारे हर छोटी बड़ी ज़रूरी गैर ज़रूरी पत्रिका, आप तो जानते हैं कितना कुछ छपता है हिंदी में जो कि बिल्कुल गैर ज़रूरी और ज़रूरी के बियॉन्ड है जानना, लेकिन वो उसको पढ़ते हैं, उसी सरोकार से उठाते हैं, और समकालीन परिवेश में लिखे जाता जो साहित्य है उससे ये जितने परिचित हैं उतना हमारे घर में या हमारे परिवेश पड़ोस में मुझे नहीं लगता कि कोई और हो सकता है। इतना ये अभी भी पढ़ते हैं और बहुत थकते भी हैं लेकिन पढ़ते हैं। वो उनकी जो 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 उनका जो इसमें जो सरोकार है वो इतना, वही मैं जो कह रही हूँ, इतना गहरा है कि उससे वो समय उन्हें मिलना ही पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि ये बहुत गहरी बात उनके लिए है। और ये मुझे अभी भी आश्चर्य करता है, आश्चर्य में डालता है कि यहीं पे मुझे समझ में आता है कि साहित्य और जीवन में कभी चुनाव नहीं रहा। ऐसा मैंने सुना है कई लोगों के बारे में, और इनके बारे में मैं कह सकती हूँ कि ये बहुत ही सही जगह पर ये चीज़ रही है कि ये चुनाव इनके लिए कभी नहीं रहा, और इसमें कोई बात ही नहीं है, मतलब ऐसी सोचने वाली। तो मुझे लगता है कि मैं ये चीज़ जो है एक बड़ी कठिन है कि इसमें कोई फांक ना हो जीवन और कला के बीच में, लेकिन ये हर दिन करने की चीज़ है क्योंकि वो जुड़ी हुई है इतनी जीवन से, इतनी क्लोजली ये निट है साथ में। तो शायद ये चीज़ जो मैं कह सकी उसी को शायद थोड़ा सा इसको और पूरा करने का पूरक की तरह ये पत्र हैं। लेकिन इसमें यही बात है कि ये पत्र जो हैं, क्योंकि पापा अंग्रेज़ी के अध्यापक थे और एक बहुत, जैसा जानते हैं उन्होंने अंग्रेज़ी हिंदी में ही आधे समय पढ़ाई है, और वो बोलने का, अंग्रेज़ी बोलने का बहुत मौका मिलता नहीं था। तो जब मैं आई, और मैं क्योंकि बाद में भोपाल रहते हुए मैं आई, मैं सीधी पन्ना के समय में नहीं थी, तो मेरे साथ एक अंग्रेज़ी मीडियम में मैं पढ़ी, तो मेरे साथ अंग्रेज़ी का एक सहज संबंध रहा। तो पापा बहुत इससे हमेशा एक्साइटेड रहे कि चलो हम लोग अपने अंग्रेज़ी का अभ्यास मतलब अब कर सकते हैं। तो वो मुझे अधिकतर अंग्रेज़ी में लिखते रहे ताकि हम लोग अंग्रेज़ी का अभ्यास कर सकें, क्योंकि उन्हें भी अंग्रेज़ी में बहुत मज़ा आता था, और उन्हें ये भी लगता होगा कि ये किस तरह से अंग्रेज़ी सीखने के लिए इनके लिए भी एक बहुत अच्छा तरीका है। तो ये ज़्यादातर पत्र अंग्रेज़ी में हैं, और इनमें से मैं कुछ पढ़ना चाहूँगी। ख़ासतौर से ये एक पत्र है जो 89 का लिखा हुआ है, बहुत ही पुराना, और ये जो है ये इन्होंने अल्मोड़े से लिखा था। और इसको ये इंटरेस्टिंग है कि इसको इन्होंने एक पूरा एक वर्ष में लिखा है। तो हम लोग के बीच ये भी चलता था कि मैंने भी पूरी एक चिट्ठी जो है वो ऐसे तुकबंदी में लिखी है वर्ष में, और ये भी उसका उसी में जवाब दे रहे हैं। तो ये उन्होंने लिखा, और तो मैंने इन्हें लिखा था कि एक कुछ नाटक लिख के लाना,
न जाने क्या उस समय चल रहा था हमारा कि हम नाटक करेंगे, तो हमको लग रहा था कि कोई ये नाटक लिख दें हमारे लिए। तो मैंने उनको लिख दिया कि तुम नाटक लिख के ले आना, या फिर लिख दिया कि एक वो पौधा ले आना, वहाँ एक फूल होता था फ्यूशिया का जो चाचा के यहाँ, तो वो जब एक फूल ले आना, वो ले आना पौधा, वो यहाँ लगाएंगे। तो वही बोल दिया कुछ कोई पौधे के बारे में, या मेरा ख्याल है वो दूना होता था, कुछ हम लोग डालते थे खाने में, डालने वाली कोई चीज़ थी, इस तरह का कोई पौधा जो वहीं होता था, वो बोल दिया कि ले आना। ऐसा कुछ लिख दिया होगा चिट्ठी में, तो उसके में ये जवाब में ये लिख रहे हैं अल्मोड़ा से। और ये तब चिट्ठी लिख रहे हैं जब इनके पास एक हफ्ता भर समय बचा है अल्मोड़ा से लौटने का, और अब इनका बिल्कुल लौटने का मन ही नहीं है, और हफ्ता भर बचा है तो मतलब अभी क्या ना कर लें वहाँ, तो बिल्कुल मतलब वो परेशान से हैं कि भाई कैसे, तो उसका वो सब इसमें आ भी रहा है अगर आप देखेंगे। Me and play? What did you say? Was it a joke? Oh, don't provoke. Just 7 days. I am in a maze. All tasks undone. 3 tales unspun. No, no, my child. Don't be so wild. I have no time for even a rhyme. अब दूसरा इसका पार्ट आता है जिसमें वो एक बता रहे हैं कि कैसे अब मुझे उन्हें बताना है कि मुझे यहाँ से जाना है और उसकी मुझे कैसी बेचैनी है, लेकिन जाना भी पड़ेगा। तो ये बता रहे हैं कि कैसे मुझे एक सपना आया कल, सपने का एक फॉर्म में बता रहे, सपना अपना नहीं आया लेकिन बता रहे हैं। बैक होम लास्ट नाइट बाई इवनिंग फ्लाइट आई सॉ अ ड्रीम दैट मेड मी स्क्रीम। आई एम एट द बस स्टैंड विच लुक्स लाइक सैंड। 4 hills are there who stand and stare at me in tears like 4 King Lears. Who is this bride? Who is the groom? It looks like tide. It's a tomb. Goodbye, they say, sweet child, goodbye. Our frozen looks will follow you like running brooks. We follow you wherever you go, wherever you go. Don't forget us. Don't forget us. Oh, we are so sad. Oh, we are so mad. Be of good cheers and wipe your tears. We'll meet next year. Just promise, dear. I raise my eyes. I crush my cries. But where are they? Was it a play? What is this sound? What is this ground? Oh, I am the sound. But there is no ground. And under me, there is a sea. Oh, what a tick. Oh, what a tide. Oh, what a bride. I am the tide. I am the bride. I am rushing down in sleeping gown, in furious speed through wood and mead. Oh, what a dash, a lightning crash. And I go down and down and down. Lo, there is the scream, and there is the dream. What do you say? Still plead for a play? Out, candle brief. Gone is the leave. छुट्टियां खत्म हो गई. Gone is the leave to wander free in childish glee. Who says? Who says? I'm in a maze. I'm still intact. A solid fact. I'm free. I'm free. Just like a tree. Just like a tree who looks so bound to solid ground, but is so free as is a sea. To give itself, to spend itself, forever, forever, and still be clever, to save us all, through sun and fall, and save itself along with all. ये एक सेक्शन हो गया। अब इसके बाद और आगे है। Meanwhile, I touched a solid peak, of which I shall later on speak. ये जो लिखा है उसके बारे में बता रहे हैं, कुछ लिखा है वहाँ। Meanwhile, I touched a solid peak, of which I shall later on speak. The dream was not quite without base. I saw a river flying through space. फिर हमारी कुछ आम चर्चाएं जो उस समय थी कि हम लोग बम्बई जाते थे और ये अल्मोड़ा जाते थे, तो मम्मी के साथ हम बम्बई और ये अल्मोड़ा गए हैं, तो वो कुछ पौधे थे घर में, वो नवीन चाचा के सुपुर्द हैं, तो वो बीच बीच में पानी डालेंगे आके, तो वहाँ उसका रेफरेंस आ रहा है। ओ नवीन चाचा, व्हाट अ मैन। नवीन चाचा ने चिट्ठी लिखी है, इनको मिली नहीं। ओ नवीन चाचा, व्हाट अ मैन, व्हाट लेटर सेंट, टू whom and when? But I will forgive him nevertheless, since he is in such a real mess.
Tell Tiku I shall write to her a smallish, though no dullish letter. Give Bhakna auntie my deep thanks. Tell her she will earn the heavenly ranks for making me a VIP and turning me into an Xmas tree. वो एक आगरा से कुछ टिकट कराना होता था, उन्होंने करा दिया था, इस बात से वो उनको हेवनली सीट दिलवा रहे। लॉर्ड कृष्णा इज नो लॉन्गर हियर बट आई शैल फाइंड एंड ब्रिंग हिम देयर। ये मेरी फेवरेट लाइन है। लॉर्ड कृष्णा इज नो लॉन्गर हियर बट आई शैल फाइंड एंड ब्रिंग हिम देयर। बट एज फॉर प्ले एंड प्लांट माई डियर दे आर बियॉन्ड मी। दैट्स व्हाट आई फियर। आई फील सो सॉरी फॉर आवर प्लांट्स। तो वो प्लांट्स का मैंने लिख दिया कि नवीन चाचा ने पानी नहीं दिया है। हम लोग लौट आए हैं अब तक शायद, तो हम बोलेंगे पानी नहीं दिया, पौधे सूख गए हैं, तो नवीन चाचा की मैंने शिकायत लगा दी इनसे। तो ये बोल रहे हैं आई फील सो सॉरी फॉर आवर पॉट्स, नवीन यू नो इज वेल डॉट डॉट्स। ओ नेवर ट्रस्ट अ रियल गुड मैन फॉर ही कैन डू जस्ट वॉट ही कैन, एंड वॉट ही कैन he never can do, for he is always down with flu. That flu, you know, has just no cure, for it is folly, stark and pure. Rest is silence, the silence I found in the holy ground where I did roam in Alaknanda's parental home. तो ये 22 जून 1989 का एक पत्र है। और जी स्वागत। अब और एक पत्र मैं सुना रही हूँ, ये 98 का है। My dear child, it's the third time I have gone through your terribly funny and terribly serious letter. Let me try to respond at once for fear of losing track of the ideas that race through my hopelessly crowded and overworked brain. It has been a hectic fortnight for me. Hectic? The word would appear to suggest people coming and going, appointments, schedules of conferences, meetings that a 60-year-old smiling public figure is supposed to serve. Whereas you can't imagine a more solitary, a more private person in the whole world of Hindi letters. But I don't know why I had a strange and utterly unprecedented attack of melancholia, and I was so defenseless against it that I got scared and panicky, and just by way of taking arms against this sudden tide, and by no means owing to anything even remotely inspirational, I sought refuge in a pile of papers. Loose sheets I started blackening day and night. Memoirs, yes. Remembrance of things so past as if they never did happen to me, and already threatening to dissolve in thin air. A passage to England and Wales and Ireland. I think this exercise, long drawn out and finally approaching its end, although it's far from what you call finished or even half-baked. Anyway, this self-imposed drudgery, literally, because for the first time in my life, writing was completely devoid of the usual light and delight. It was therapeutic, straw-grabbing, desperate, like that horrible adventure in Russell Square that day. But oh, miracle of miracles. I am cured, completely cured. Yes, I have succeeded in fighting back and driving away these shades which loomed so large on the frontiers of my consciousness. Good God. Work is worship. Yes, that hackneyed metaphor, that unconvincing and utterly trite proverb does mean something. I can't bear to look at what I have written. It can't be glorious. It can't be what you call inspired writing. And yet, bracket mein, what do you think? A toil which helped to effect such a miraculous cure just can't be a bogus thing, isn't it? It must be something, invariably this thread of gold or at least silver in a mound of sheer dross maybe. And yet, as any mineralogist will tell you, the dross too is justified and valuable because it's a special dross, the one that hides something precious, isn't it? You can see for yourself, dear child. I myself marvel at it. What could be the reason for this utterly uncalled for digression, except this abnormal sense of relief and release that involuntarily crept into the letter?
What an irrelevance, and yet how could my subconscious help it? Yes. I realized somehow I had to share this sense of escape and release with you. And before I plunge into this dross again, before I thrust it into the cleansing fire of rewriting, it can't wait, I'm afraid. I must address myself to you. This will be a travelogue, I think, something retrieved from the inevitable oblivion and something that looks like enduring. After all, what do you think? What helps to cure must needs endure, and therefore must be endured for another spell of drudgery, of rewriting. That's that. And now to brass tacks. First of all, let me tell you, your poems did speak to me. Somehow I had a feeling, in spite of a nagging suspicion, that you must have written something, and my guess was vindicated. The initial thrill came out of that wish fulfillment. What especially gratifies me is the way your poems preserve and communicate a voice, an oven fresh fragrance of live speech. And let me hasten to add at this juncture that here lies the real and the unfailing resource of the cure you are seeking so desperately. Yes, I don't mince my words, and it's not said just to cheer you up, but in right and dead earnest. Here lies the remedy for the predicament you find yours. The best therapy for language sickness or language atrophy that you complain of. And you have said it, haven't you? You have said what can't be said, and why it can't be said, and to whom and where it has to be said to emerge out of the despair, the constriction, the failures, and frustration of the need to communicate in terms of one's real voice. Once you have made it your habit, your existential prop, to keep searching for and hitting upon the best order of words and the sentences and the silences, gaps between words. Once you have made it an inalienable part of your inner life, once you have learned and mastered by constant practice, though unpredictably releasing, relieving, crystallizing, consolidating ways of handling this instrument, you have always something to fall back upon, even in hours of drought and desperation. For you are then your own resource and guide. What's more, the good relations you achieve with speech, the very act of articulating in sounds their meanings or approaches to meaning, gives you hold on reality, on what lies outside you, on real life situations, on people, on the incurably seeming deafness and dumbnesses and downright hopelessnesses of the world that surrounds you. Cleave to poetry, then by all means, as one cleaves to one's homeland, one's people, to one's best friends, or to one's chosen company of great masters of speech and vision. And paradoxically, it's the best means of achieving solidarity and intimacy with life itself. Concentrated life, the real sensation of places, peoples, events, sights and sounds and smells one encounters. The other means, of course, as you know, is the proximity of the best users of the language you have inherited. Reading Nirala's Kulli Bhat, for example, or Agge's Ariyayavar, or some even lighter things, just for the sake of the feel of the spoken idiom. What about receiving regularly a couple of Hindi journals? मैंने उन्हें लिखा कि ये पूना में मैं हिंदी भूलती जा रही हूँ और यहाँ तो हिंदी है नहीं और न पढ़ने मिलती है न बोलने मिलती है, या तो फिल्म इंस्टीट्यूट में अंग्रेज़ी में ही बोलना पड़ता है क्योंकि बाकी सब जगहों से भी लोग हैं तो वही एक लिंक लैंग्वेज बन जाती है, और फिर या फिर जो हिंदी बोलते हैं हम वो बहुत ही मिक्स टाइप की एक हिंदी होती है. तो ये बता रहे हैं कि तुम कुछ पत्रिकाएं क्यों नहीं मंगा लेते वहाँ पे. You can't afford to spend time on that, I know, and you don't have to. Just look through things. Just keep in touch with the contemporary speech by way of compensation for being away from the headquarters of Hindi. Lastly, let me tell you something you might never have thought of, and it is this. One never forgets. One never loses hold on the mother tongue. I give you an example which is more eloquent than any arguments. I never wrote a word in Kumaoni. I have been away from Kumaon all my life. I never get an opportunity to exercise my Kumaoni while I am here. What difference did it make to me? When I talk to Kumaonis,
I have a feeling I know the tongue better than the people who breathe and walk and sleep and eat it. And this knowledge, this assurance was driven home to me when, for a very brief period, I found myself writing poems in Kumaoni. Good God, I wouldn't have conceived of such a thing even in my wildest dreams. And here I was, God knows how or why, churning poem after poem in almost every alternate day, and that for months on end. And then the process stopped. The springs dried up. I no longer feel the irresistible urge, and I didn't feel deprived. I don't feel the need anymore. It was as if I had to be told how close, how intimate my inner relations still continued to be unknowingly with my language. I discovered the peculiar strength of graces and weaknesses of the tongue for the first time in my life. And yet, hadn't I had it always up till now? It didn't emerge out of a void. All that was stored within me, all that kept stirring within me. I only had to become aware of it, that's all. I could very well understand your discomfiture or the occasion you have mentioned. I know there are times when Hindi just doesn't come up to our expectation and fails to meet this requirement. I must have मैंने कुछ लिखा होगा कि क्या हुआ हिंदी बोलने में, कुछ जो बात है उसकी इवेंट की बात ही कर रहे हैं. The struggle is that can be the highest as well as the lowest level. But naturally, so far as the highest level is concerned, Hindi does reveal its unprecedented qualities. It has one, but one has to dig deep there, and that is it. But I know the kind of predicament you point to is much intractable. Does necessitate a precondition to its solution, live contact with the marketplace and the normal arenas where the language is used in this crude though vital exchange of daily life. वही मैं कंप्लेन करी कि यहाँ वो सुनने नहीं मिलती तो फिर बोलने का भी मुश्किल हो जाता है. वो बाजार में जहाँ सब कुछ बोलने मिल रहा है, that puts you at a very apparent and a very conspicuous disadvantage. But you have no reason to feel so depressed and dispirited about it once you know exactly where it falls short of the required best. There are inbuilt disadvantages too, and we all know about this. Most of the Hindi heartland have their own expressive and even rich diversity, and people use the dialects in their everyday dealings. Hindi had a thorough rebirth in the 19th century as to meet the national requirement, and this process had to surrender to its musical and even live conversational riches. The language that engaged was what you came to be called Khari Boli. Urdu and Hindi came from the same source, and soon there was a bifurcation of ways along a cultural McMahon line, which further harmed Hindi. Then official language was evolved along very pedantic lines. No surprise, therefore, that very ordinary statements which sound absolutely natural in English acquire an artificial ring when you try to render their into Hindi equivalent. Because हम लोग एक सरकारी जगह में पढ़ रहे थे, तो फिर वो सरकारी हिंदी से एनकाउंटर हुआ मेरा उस समय, जो मुझे लगा कि ये कैसी हिंदी है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं. या तो वो फिल्मी हिंदी है, या फिर ये सरकारी हिंदी है, या फिर वो साहित्यिक हिंदी है, और लोग जो बोलते हैं वो ये सब हमारा ये पूरी चिट्ठी इसी पर थी. So the example you gave elicited a spontaneous equivalent for me. I find myself blaring out, जीवन जीवन है, कला कला है, दोनों को गड़बड़ नहीं कर सकते. And immediately I felt this can do, but something better can be concocted. If I were to pause and reflect, I could come up with a racier and a more tangy combination of words. Isn't it? You need not bother over much about it. Our films have hardly ever been carriers of intellectual themes. Even the socio-political jargon they use in art films doesn't carry conviction. They sound too foreign in the ways of responding to the human situation at stake. It's more a matter of authentic reflection and authentic first-hand response to this rather than one of finding adequate combinations of word and phrases. So how can we get the right expressions unless there is a tradition of doing things at first hand? I was talking about कि वो फिल्मी हिंदी जो है, तो वहाँ क्या, मैं अपने ही प्रश्न मेरे बहुत सारे हुए कि कौन सी हिंदी, इतनी तरह के हिंदी के रूप हैं, और फिर जब आप हिंदी हार्टलैंड से बाहर निकलते हैं और दूसरी जगह पर आते हैं तो सब भाषाओं के लोग हैं,
और वो भी बहुत मज़ा रहता है कि आप कई भाषाओं और खिचड़ी भाषा में बोलते हैं लेकिन कई भाषाओं के कई वर्ड सीख जाते हैं, उसका अपना मज़ा भी है। लेकिन हिंदी के अगेंस्ट भी एक सेंटिमेंट देखा जा सकता है क्योंकि वो हमेशा से उसकी राष्ट्रभाषा होने में रहा है कि बाकी भाषाओं का, तो वो भी मैंने शायद लिखा होगा। आई डोंट क्वाइट सी हाउ योर लैंग्वेज कैन डिटीरियोरेट। ये मेरी एक चिंता थी कि मैं हिंदी अपनी भूल जाऊँगी यहाँ रहते हुए। That's a real problem, I understand, but by being no Hindi land and people used to stereotype variants, but what you subsequently say you are doing, shying away from writing to your Hindi friends, is very strange and unconvincing. That understandable and sympathizable, of course, but strange. No, that is like rejecting the cure itself. You can't afford to cut upon the already shrunken opportunities you have of using, speaking, writing, hearing real Hindi and responding to your friends like Anirudh or Naveen Sagar or Piyush Daya or Shampar Shah or Jyotsna Milan. What a beautiful letter you have written to her just now. It's almost a model performance, believe me. Or Vipin Chacha or Girish Chacha. Don't seek them out, but do respond to them when they do. That's one very useful means of exercising your Hindi. So indispensable for roots in alien corn. Don't you think so? You have to. I'm saddened by the further shrinkage in human material with the specialization drawing nigher. Yes, you are absolutely right about the tragically low sense of humor in the diplomas. Long ago, I saw 7 of them in Ravindra Bhavan. They were idea films or docu-films at the expense of everything else. Between extremities, man lives and dies, says W.B. Yeats. Between extremities, man lives and dies. And the particular set you choose to define this feeling, when you say, ये मुझे quote कर रहे हैं, either people don't laugh, as you put it, or they laugh just too much, is just another illustration of the ubiquitous folly human flesh is heir to. It is exhilarating to read in your letter that Pune is brimming with health conscious young and old, and that you have joined the gang. I am very much delighted by this piece of news. Yes, a brisk 40-minute walk is enough. I myself, as you know, spend about that time to earn my reprieve from stomachache and constipation and even blood pressure. In fact, I have noticed that if I am unable to continue this practice owing to rain for a couple of days, it affects my physical well-being. Although I do compensate partly for that by doing exercises. If you can do some little exercises for another 10 minutes or so before or after the morning walk, I mean the ones I taught you pertaining to feet and hand and fingers and necks and eyes, that will make a deadly combination against all stiffening, all sorts of aches and listlessness, and keep you fit for the entire run of the day. But don't worry if you can't. He's a very lenient teacher also. You can do that small things anytime during the day. I like your poems, almost all of them. Path ke raag of I feel can be worked upon afresh. Some reordering and restructuring may give it more tilt and echoing space. But I'm not sure about that. Maybe it's alright as it is. Others I think are okay. The last one would need something more to blow it into a full poem. Right now it's a statement, startlingly fresh and shockingly eloquent, but needs something else. One doesn't know what to round it up. Okay then, it's time I clamped a close on this letter, lest Bahadur should escape. वो बहादुर चिट्ठी छोड़ने जाता था, ये निराला स्टेशन पीठ में तब रह रहे थे, तो ये कह रहे हैं, और ये भी इन लोगों का मैंने देखा है हमेशा से कि वो रहा है कि ये कैसे कभी भी ये नहीं कहा ऐसा होना चाहिए कहानी में, या ये चेंज कर दो, या ये बहुत ही सजेस्टिव लेवल पे, और वो भी शायद ज़रूरी नहीं है, देख लो अगर करना है तो, और बहुत ही लीनियंट लेवल पर रहे हैं। और तो है, तो ये पत्र तो बहुत सारे हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं पढ़ूँगी। एक पत्र जो मुझे लगता है यहाँ पढ़ना चाहिए, और इसमें बहुत सारे रेफरेंसेस जो मैं कह रही थी उससे भी आते हैं, और जो बहुत सारी बातें जो उनके बारे में अभी 21-22 दिन से जो चल रहा है उसमें लोग बोल रहे थे, वो शायद इसमें देखा जा सकता है कि कैसे वो आदमी वही है जो चिट्ठी लिखता है और उपन्यास लिखता है, वो संवाद जो उसके मन में चल रहा है वो कैसे चलता रहता है। और ये भी 98 का पत्र है, और ये मैंने अभी पढ़ना शुरू किया, कुछ दिन पहले मैं इसे पढ़ रही थी, तो मुझे लगा कि 2 पेज पढ़ने के बाद एक्चुअली मैंने ये देखा आगे जाके कि क्या ये पत्र है, ये क्या मुझे लिखा गया है, और ये फिर मैंने देखा कि वो लिखा गया है। तो इसमें एक दूसरा पक्ष है जिसमें पापा के साथ मेरा बहुत एक समय पे जहाँ संवाद शुरू हुआ, वो इन्होंने मुझे कभी उस तरफ नहीं
पॉइंट किया, कभी इन्होंने नहीं कहा कि ये पढ़ो या वो पढ़ो। जो इनका अपना आकर्षण बहुत अधिक रहा है अरविंद से या रमण महर्षि से या वो मेरे पास कभी वैसे नहीं आया। मैंने, हाँ, मुझे इसकी स्मृति है कि ये ध्यान करते थे और ये हमारे एक नेचुरल उसमें था कि ये करते हैं, लेकिन उसके बारे में कभी ना उन्होंने बात की हमसे, ना हमें कभी बताया, ना ऐसा कुछ पढ़ने की तरफ प्रेरित किया या बोला कि पढ़ो। लेकिन ये पढ़ते थे, ये हमें पता था और ये इनके लिए कितना महत्वपूर्ण है ये पता था। और फिर मैं किसी पॉइंट पे जब पूना में ही पढ़ रही थी तभी मैं निसर्गदत्त महाराज की किताब के संपर्क में आई थी। वो मैंने किसी के यहाँ पढ़ी थी और फिर मैं वहाँ से मेरा वो रास्ता खुल गया और फिर मैं वो किताब लेके आई थी। और वो जैसे ये हम जो पढ़ते हैं वो ये सब पढ़ते हैं, तो ये कहाँ से तुम लाए? तब निसर्गदत्त पहली बार पता नहीं था, फिर उन्होंने बोला कि ये तो मैं जानता ही नहीं हूँ और ये कहाँ से तुम लाए, और ये पूरी किताब। फिर तो वो निसर्गदत्त उन्हीं के हो गए। और वैसे हम लोग को उसमें बहुत पावर कट हुआ करता था भोपाल में, रात रात लाइट नहीं रहती थी और गर्मी का समय रहता था और हम लोग नीचे एक साथ ही गद्दे डाल के हम लोग सोते थे। फिर उससे बचने के लिए तो ऊपर बहुत गर्म हो जाता था, तो उस समय हम लोग रात में हमेशा मैं 1 घंटा हम लोग ये पढ़ते थे, कुछ ना कुछ, और हमारे प्रश्न होते थे, ये सब चलता था। तो वो डायलॉग कहीं से इनके साथ बन गया। और बाद में फिर मैंने सावित्री पढ़ा अभी कुछ 5-6 साल पहले, तो उससे भी वैसे ही एक चमत्कार सा हुआ कि कि तुम कैसे सावित्री क्यों तुम्हें पसंद आ रहा है? मुझे बहुत आश्चर्य, मैंने वही सुखद आश्चर्य हो रहा है कि कैसे तुम्हें क्यों पसंद आ रहा है, और ये तो बड़ी कठिन किताब है। वैसे ये है, लेकिन उन्होंने कब से पढ़ी हुई है क्या, लेकिन फिर मैंने पढ़ी जब इन्होंने फिर पढ़ी। अभी ये फिर ये उसको पढ़ के देख रहे हैं कि ये क्या इन्होंने पढ़ा है या जो भी है। तो ये एक और पत्र है, ये मैं बस यही और एक पत्र पढ़ूंगी, ये भी थोड़ा लंबा पत्र है और अंग्रेजी में ही है। An old man in a hurry? When did I coin this phrase? Probably, nay, certainly while preparing the first version of Kissa Ghulam. Yes, that was how I had titled the English incarnation. Nothing personal or confessional about that. But that impersonally and casually conceived phrase has acquired a pleasant, a personal ring now. At the same time, I realize it's bad, downright bad, to develop such a relationship with oneself. Old men must be explorers, dear Yeats had said. That's the right attitude, romantic or not. It's not growing old that's the real problem. It's being in a hurry that's the tendency one must resist and fight and overcome. One must relax, one must work from the still center, work towards the still center of one's being. How to discover that still center? That's the real work and the real challenge. Dhyan, meditation, is not something one has heard about from books. No. It came naturally. No, not naturally. For it can be only nature that comes naturally. Dhyan is not nature. It's culture, and in fact, beyond culture. It just happened to you. It just broke in upon you. It caught you unawares, though it could not have done so if you were not ready to receive. But although it looked as if it was the greatest, deepest, highest thing that could have happened to you, it left a whole chunk of what you call yourself untouched, unsatisfied, unfed, uncared for, unconvinced, unused. So that at the end of it, even in the course of it, you didn't feel fulfilled. Wordless samadhi, bracket, big word, too big for these trance-like conditions, these eerie, out-of-the-way, non-sensational, yet the most sensational thing that happened to you in your life, bracket close. Wordless states acquired through concentration and silencing of mental activity didn't seem to engage the whole of yourself. At the end of the trance, you felt quieter, serener, but that's all. Soon you slid back into your usual workaday self. What difference did it make to you or your world? Hardly any. Your writing ego reasserted itself. It had prevented you from the great leap forward, from the real plunge into samadhi. Now it tells you, you are the same man. Nothing has changed. You feel cheated. You crave self.
expression, didn't you? What you understand was what you underwent, sorry, what you underwent was wordless, and you don't know what to make of it. It's unlike anything you have seen or heard or felt or thought. It's frightening, unreal. Yes, so terribly real as to make what is called life quite absurd and pointless. Now your wakeful ego, writing ego, rejects that and says that's neither you nor the world nor life as writers describe it. So you reject it or banish it, preferring to remain within the realm of words. Words, 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 as Hamlet puts it. Better to reach silence through words. Yes, that's the yoga you craved and needed and deserved. That's the only way you can be. Of course, the highest, the greatest, the realest real, light beyond all words, as the Upanishads told you, warned you long ago. Yato vacha nivartante aprapya manasa sah anandam brahmane vidwan na vibheti kadachana. Yeah, there lies the true bliss of the Brahm or universal self, union of individual self and universal self. There neither speech nor mind has access. But then, how does one know without mind, without speech, that it is the bliss of the Brahm? That was the doubting Thomas. But the same verse says, na vibheti, that is, doesn't fear. That's the state of mind, of the experience, of the bliss of Brahm. Fearless, free from all anxiety, fullest security. Well, that's the thing. Why should it require words or thoughts? What happens to you in deep sleep? Where are words and thoughts then? Oh, where are they? I recall that meeting with Madhav Maharaj of Mirtola. I told him my doubt, my predicament, that as soon as I reach certain point in my meditation, I become afraid, very self-conscious. Up to that point, everything goes smoothly. Even weird experience, out of the way happenings, they don't disturb or terrify. But as soon as the decisive moment, the real moment comes, and you feel its onset most unmistakably, and the real plunge, the real final surrender to the unknown power which has been playing upon you till now, dragging you slowly towards the vortex as it were, well, that very moment, you withdraw your steps, hesitate, retract, return to the familiar world. What an irony. Madhav Maharaj smiled and said, don't you go to bed every night? Do you feel afraid of losing your consciousness to sleep? No, I said. Okay, then slip into this experience that awaits you beyond the threshold, just as you slip into your daily sleep. At that moment, I was aroused, convinced, relieved. Back home, when I tried the medicine, it just won't work. Easier said than done. Words won the battle. Yoga as such, wordless samadhi. The way of the saint and the yogi was not for me. I concluded after 3 years involvement with it. I at last opened the secret to a literary friend, and he said, stop it. And I stopped. And it was a release for me. From a conflict, it was a release for me from a conflict. And my first novel came out of that sense of relief from a terrible dilemma. ये तो अब तक हम लोग सभी जानते हैं कि इनका बहुत जटिल, बहुत कठिन, बहुत टेरिबल डायलेमा, जैसे उन्होंने लिखा रहा है कि कला और साहित्य और कविता और spiritual practice. But the resolution was short-lived. Perhaps I wasn't poet enough to grapple with the inexpressible frontiers of consciousness, and fiction was, after all, fiction.
or perhaps the distraction offered by Bhopal as distinct from Panna, intellectual release through criticism, made that goodbye to all that seem the only positive way of responding and acting. It was not. It was not a case of seeking God too soon, like Mohini Chatterjee, as I assured myself. It was not that. It was an evasion, pure and simple. Although, of course, nothing is simple in these realms. Even great poets run risks of madness, etc., like Hölderlin. Though my reason tells me India is different. No such irreconcilable gulf exists here between the way of the poet and the way of the yogi or saint. What about the Vedic rishis? What about medieval poets like Kabir? And what about even the great Shankara, who could produce Saundarya Lahari as well as Advait Siddhi? The situation, however, inescapable. This is the inescapable rider, he writes in the bracket. The situation, however, is very different today. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. देखिए ये बात कहाँ से कहाँ जा रही है, इसीलिए मैं ये बोली थी कि ये पत्र सिर्फ मुझे एड्रेस नहीं है, ये एक लार्जर फ्रेटर्निटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि ये बात मुझसे कही भी जा रही है और अपने आप से क्योंकि कही जा रही है ज़्यादा, तो ये सब के लिए उस तरह से मुझे लगता है बहुत रेलिवेंट है कि वी नो लॉन्गर inhabit the world of Vedic rishis and Kabir or even Shankar. We are inescapably global today, no longer Indians. बहुत interesting बात है. Does that explain everything that happened and is still happening to me? Here is another testimony from the West this time. It may interest you as it did me. Wittgenstein, the most formidable philosopher, once witnessed a German play. It was a second-rate play, by his own admission, not at all a great work of imagination, but he had a mystical experience in the course of witnessing that play. In his own words, the experience is articulated thus: whatever happens to the world, I am safe. A genuine mystical experience, corroborated by mystics of all times and climes, by scriptures like Gita. अभी इसमें कुछ श्लोक लिखा है, मैं पूरा पढ़ नहीं पाया. सुखम अत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्य अतीन्द्रियम यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणा अपि विचारेत्. अभी वो बहुत नाराज़ होंगे, सुन रहे होंगे, तो ये मैं बिल्कुल ही पढ़ नहीं पा रही हूँ, लेकिन मुझे ये पता होना चाहिए था. लेकिन बहुत जैसा भाषा के बारे में कहा, सब संपर्क छूट गया. मैं उनकी तरह भी इसको प्रैक्टिस नहीं कर पाई. संस्कृत भी मैंने पढ़ी थी, लेकिन तो यहाँ पर इन्होंने फिर ये यहाँ चले गए और गीता को इन्होंने कोट किया और फिर इन्होंने लिखा इनफ इज़ इनफ. ये बहुत बात वहाँ चली गई और फिर उसके बाद एक तरह से एक दूसरा पत्र शुरू होता है, जहाँ जो दैनंदिन की बातें हैं वो सब जिसमें आती हैं. तो ये मुझे लगता है कि ये पत्रों से जैसे दिखता है में कि एक तरह से ये विश्वास जो मैं पहले कह रही थी कि ये बातें जिसको लिखी जा रही हैं उसे समझ में आएंगी कि नहीं, और ये विश्वास की आएंगी, वहीं से आप बात इस तरह से कह सकते हैं जैसे कि अपने से बात कर रहे हो. और इसलिए ये पत्र भी एक तरह से एक वैसे अद्भुत धरोहर बन जाते हैं मेरे लिए कि ये इनको जब भी आप पढ़ते हैं उसमें कुछ नया मिलता है, क्योंकि उसमें कोई उस तरह का लिहाज नहीं है कि जो समझ में आएगा उस समय वो बात की जाए, लेकिन वो हमेशा बेशर्त जो है वहाँ वही बात की जाए जो इम्पोर्टेंट है. तो देर सवेर तो आदमी की खोज उसे वहाँ ले ही जाएगी, तो वो यहाँ पे फिर वो संवाद चलता रहेगा और वो यहाँ मिलेगा. मुझे लगता है कि यही चीज़ है जो इस संवाद को निरंतर बनाए रखती है, कुछ भी हो, और वो इस तरीके से चलता रहता है कि जब आप साथ रहते हैं तो भी रहता है. और मैं इतनी बार भोपाल आती जाती रहती हूँ और रही हूँ पिछले 20 सालों में भी, और तो ये संवाद चलता रहा है. और ये मानना जैसे कि ये संवाद की ज़रूरत इन्हें भी है. मतलब वो एक पत्र है और जिसमें इन्होंने पूरे पेज में ये लिखा है कि तुमने जो है लिखा नहीं, पत्र जवाब नहीं दिया और ये ठीक नहीं है. और कितने कम लोग हैं जो इस तरह से मतलब पत्र लिखते हैं और लिख सकते हैं, और मुझे कितना ज़रूरी तुम जानते हो मेरे लिए पत्र हैं, तो तुम्हें ये सोचना चाहिए और ये पत्र लिखते रहना चाहिए. बहुत कम संवाद ऐसे हैं जो जिनके लिए आदमी राह देखता है और जो चलते रहते हैं. तो कहीं
ये ये इम्पोर्टेंस भी आपको होना कि उनके लिए भी, मेरे लिए तो उनके पत्र इम्पोर्टेंट हैं ही, लेकिन उनके लिए भी कितने इम्पोर्टेंट हैं, ये लोग दे पाते हैं अन्य व्यक्ति को। ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ रहती है कि हमेशा, मतलब पत्र लिखना, मुझे कभी कभी ये तक लगता रहा कि मैं ये बाहर बाहर तो जा रही हूँ यहाँ से दूर, क्योंकि घर से दूर जाने का मन नहीं होता था अक्सर। और हमेशा मैं ये सोचती थी कि हाँ, मैं ये पत्र लिखने ही जा रही हूँ यहाँ से दूर, क्योंकि मुझे वैसे जाना तो नहीं है, लेकिन अगर मैं जाऊँगी नहीं तो मेरे पास पत्र कैसे होंगे। तो शायद मैं इसीलिए जा रही हूँ, और इसलिए मैं बड़े आराम से हमेशा चली गई। और ये पत्र मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक सहारा रहे हैं जहाँ भी मैं रही हूँ। और इनको न जाने मैंने कितनी कितनी बार पढ़ा है, और अभी भी पढ़ रही हूँ। और मुझे इसीलिए लगता है कि ये एक ये एक आपस में दो जो व्यक्ति हैं, वो एक दूसरे को एक स्वतंत्र जगह से, इन संबंधों के बियॉन्ड भी जो हमारा है, उसको भी ये जिस तरह से देखते हैं कि हाँ, आप हमारे बच्चे हैं, संतान हैं, लेकिन इसके बियॉन्ड ये तो एक चांस है, ये है और ये है चीज़, लेकिन इसके बियॉन्ड भी आप कुछ हैं, और ये हमेशा इसके एक्नॉलेजमेंट का रहना, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी चीज़ रही है, जिसमें ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे प्रश्न, ऐसे जटिल गुत्थियाँ इन संवादों के भीतर आती रहीं। जैसे कि कुछ वानगियाँ दो एक आपने यहाँ देखी, कि ये संवाद तभी चल सकता था जब ये दोनों के लिए बहुत एग्जिस्टेंशियल ज़रूरत बनी रहे, और उसके साथ ही जो भी वो व्यक्ति उस वक्त कर रहा है, अगर मैं यहाँ पूना में हूँ, मैं फिल्म में हूँ, मैं नए परिवेश में अपने को स्थापित करने में, उसमें जुड़ने में हूँ, और ये तब अपना उपन्यास लिख रहे हैं और इनका ध्यान का क्वेश्चंस चल रहे हैं, और यहाँ मैंने कुछ पूछा, उसका उससे कनेक्ट हो जाना, और ये पूरा जुड़ के जो एक यूनिवर्स बनाता है, एक ब्रह्मांड बनाता है, वहीं ये संवाद की ज़रूरत इसे जारी रखती है, और यही इसे जोड़े भी रखती है हमें एक दूसरे से। तो ये इसको, मतलब मैंने जैसे पहले भी कहा था, मुझे लगता है बहुत ही कठिन बात है ये बताना, लेकिन मुझे इसका एक जो एस्पेक्ट है, इसका जो एक पक्ष है, वो शायद ये पत्र सुन के भी आप तक कुछ पहुंचा होगा। और बस इतना ही मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसी घड़ी जिसमें बहुत सारा समय अभी भी बचा हो, ऐसी घड़ी ही हम इनको जन्मदिन पर भेंट में दे सकते हैं आज भी, और हम चाहते हैं कि ये घड़ी इनके पास रहे। तो अर्पण जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा, और आपने इतना उसके लिए इतना सोचा है, विचारा है, मुझे भी इतनी बार कहा है कि ये हाँ, मैं नहीं भी कर पा रही थी, वहाँ भी मुझे ये लगा कि हाँ, ये मुझे इस जैसा भी मैं कर पा रही हूँ वो करना चाहिए, ये इस मौके पर, क्योंकि आपने इतने खूबसूरती से इसको, इतने सारे लोगों को इससे जोड़ा है, इतनी दूर दूर बैठे हुए। तो इस टेक्नोलॉजी का भी धन्यवाद कि हमें ये करने दे रही है और जुड़ने दे रही है इस तरह के मौक़ों से। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार जी, शुक्रिया राजुला शाह जी, इस बेहद आत्मपरक वक्तव्य के लिए। और तमाम मित्रगण जुड़े हुए हैं, सभी की इतनी सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सचमुच एक बेहद शानदार जानदार यह सेशन रहा। और इन पत्रों के हवाले से कितनी सारी बातें संभव हो सकी, भाषा की, साहित्य की, जीवन की, परिवार की, पर्यावरण की, तमाम चीजें, कितने ह्यूमर आए, और ह्यूमर के बीच कितने गहन सवाल भी आए, कितनी चिंताएं आई, कितने उद्वेग आए, तमाम रंग जो हम जीते हुए अपने साथ लिए फिरते हैं, जाने अनजाने, वे सभी रंग आए। बहुत बहुत आभार राजुला शाह जी, सचमुच एक एक ऐसा वक्तव्य रहा, एक ऐसा संवाद रहा जिससे हम सभी आह्लादित हुए।
कुछ एक मित्रों की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तो मैं नाम ले लूं मित्रों के। निरंजन कार्तिक, दिगराज शर्मा, कमल नयन जी, विजयपाल जी, कल्पना शाह जी, निर्मला सिंह जी, कुलदीप भंडारी जी, बाल कीर्ति, और कुछ एक नाम ले लूं। बहुत ही रोचक सब रहा। किरण कुमार मोदक जी, उदय भानु पांडे जी, शंपा शाह जी, और कुछ एक नाम। इस तरह से मित्रों हम देखते हैं कि यहाँ ये पत्र एक पिता अपनी पुत्री को तो लिख रहा है, मगर उसमें जिस तरह से एक बड़े संदर्भ को हमारे सामने लाया गया है, वह पत्र निश्चय ही एक स्थायी महत्व का पत्र है। ये सभी पत्र एक दस्तावेज सरीखे हैं, और जिनमें हमारे मित्र कुलदीप भंडारी जी, शंपा शाह जी, कमल नयन जी, इन सभी लोगों ने इस बात से अपनी सहमति व्यक्त की कि कैसे इनको प्रकाशित होना चाहिए, इस एकाग्र को भी, इन पत्रों को भी। तो जब कभी ऐसा सुअवसर आएगा, निश्चय ही ये चीजें होंगी। और कुछ एक के नाम उमा शर्मा जी, और अर्चना, जुल्फिकार जी, रमेश गोस्वामी जी, सुदूर साउथ अफ्रीका से विजया सती जी, और कुछ एक नाम ले लूं। मुझे स्क्रॉल करने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए विपिन शाह जी, धनंजय सिंह जी, और केपी शाह जी, और इस तरह से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। उमा शर्मा जी का नाम लिया हमने, निर्मला सिंह जी का भी लिया, मनोहर नोटानी जी, रंजना अड़गड़े जी। आवाज कुछ कम आ रही थी आज, वो एक समस्या रही थोड़ी सी, मगर मैं तो एसी और फैन दोनों को बंद करके सुनता हूं, तो मैं उसमें खो जाता हूं मित्रों। और कुछ एक नाम और ले लूं, मसलन शिवदयाल जी, और कुछ एक नाम ले लें, जैसे हमारे साथ जुड़े हुए अपने महादेवी वर्मा सृजन पीठ, हितेंद्र पटेल, अंजू ढड्ढा मिश्र जी, रेणु यादव जी, सत्यनारायण जी, पारुल पुखराज जी, अंशुमति जी, बंकिम जी, कल्पना शाह जी, और जी कुछ एक प्रतिक्रियाएं और भी आ रही हैं अभी, अच्छा लग रहा है। राजेंद्र जोशी जी, विकास गुप्ता जी, मोहन सिंह रावत जी, आरती पालीवाल जी, जावेद अली जी, रेशमी पांडा जी, धनंजय सिंह, उमेश चंद्र जी, विकास चौधरी, निरंजन कार्तिक, पंकज अग्रवाल, और तमाम मित्रगण। तो मित्रों, इस तरह से हम लोग आज अब तक शाह जी पर केंद्रित कुल 27 कड़ियां सुन चुके हैं। कल हम स्वयं शाह जी को सुनेंगे। कुछ लेखक मित्रों ने उनसे सवाल किए हैं, वे उनके जवाब देंगे, और स्वयं वे एक गहन अध्येता के रूप में कैसे अपने जीवन को देखते हैं, अपनी इस रचना यात्रा को देखते हैं, इस पर बात करेंगे। बीच में जो घोषणाएं हुई और उनमें कुछ परिवर्तन हुए, आप समझ सकते हैं कि इतने महत्वपूर्ण वक्तव्य रहे कि उनके लिए हमें इस एकाग्र को रिशेड्यूल करना पड़ा, कुछ आगे बढ़ाना पड़ा। अंततः कल हम इस एकाग्र को विधिवत समाप्त करेंगे, और यह कितनी खुशी की बात है कि उन वक्ताओं के प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है जो किसी कारण से चाह कर भी यहाँ उपस्थित नहीं हो सके भौतिक रूप में। तो कल उनके ऐसे कुछ प्रश्न शामिल रहेंगे,
और जैसा कि मैंने अभी कहा कि स्वयं शाह जी अपने जीवन के विभिन्न अनुभवों के निचोड़ को हमारे सामने लाएंगे। उसमें प्रेरणा के निश्चय ही कई तत्व होंगे जिनसे हम सहज जुड़ सकते हैं और एक साधक की आत्मा को समझ सकते हैं। एक साधक में परकाया प्रवेश कर हम स्वयं भी अपने जीवन को कुछ सार्थक महत्व, कुछ सार्थक रंग, कुछ प्रदान कर सकते हैं। तो की कड़ी में कल की 28वीं और अंतिम कड़ी में आप सभी की प्रतीक्षा रहेगी। कल मिलते हैं। शुभ रात्रि। शुक्रिया। नमस्कार।